हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या बंसल और आज हम अपने इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे कि 31st जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या आउटकम रहे हैं। बट इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी अपलोड्स के बारे में पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आज की मीटिंग के बारे में। अगर आप आज के आउटकम्स देखेंगे, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे, आपको दिखेगा कि कितना बेनिफिशियल आउटकम है, यानी ये ट्रेड को ईज करेंगे, साथ में बहुत सारी परेशानी जो हम लोग एज प्रोफेशनल्स या जो भी ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स थे, उन सबको बहुत बेनिफिट करेंगे। सबसे पहले हम मेजर चेंजेस को, यानी रिटर्न्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं या और क्या बेनिफिशियल चेंजेस हुए हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद रेट चेंजेस पे आएंगे। पहला पॉइंट जो है चेंज का, वो ये कहता है कि देयर वुड बी अ सिंगल कैश लेजर फॉर ईच टैक्स हेड। द मोडालिटीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन वुड बी फाइनलाइज्ड वेरी सून। यानी जैसे कि अगर आप अभी देख रहे होंगे, यदि हमें 3B में टैक्स पेमेंट करनी है तो पहले हम अलग से पेमेंट करते हैं CGST हेड में, SGST में या फिर अकॉर्डिंगली IGST या इंटरेस्ट हेड में, ठीक है। बट उसमें चांसेस जो है मिस्टेक्स की बहुत ज्यादा है कि हमने कई बारी गलत हेड में पे कर दिया, गलत चालान जनरेट हो गया है, गलत पेमेंट हो गई है। अब इंस्टेड के हम रिफंड के लेंदी प्रोसीजर में जाए, हम सोचते हैं मे बी नेक्स्ट टैक्स पीरियड में उसको सेट ऑफ कर देंगे, बट अगर वो सेट ऑफ ना हो पाए तो ये बहुत बड़ी परेशानी थी। इस परेशानी जो ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति फेस कर रहा था पूरी इंडस्ट्री में, उसका बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन निकाला है कि अब आपको सिर्फ एक सिंगल कैश हेड दे देंगे, यानी आपको जो बैंक में पेमेंट करना होगा वो सिंगल एक हेड में चला जाएगा। उस हेड में जब आपका पेमेंट हो जाएगा, यानी वो आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करेगा, अब उसके अगेंस्ट आप पेमेंट CGST में भी कर पाएंगे, SGST में भी कर पाएंगे, IGST, लेट फीस, इंटरेस्ट, किसी में भी आप पे कर पाएंगे। दैट मीन्स जो हमें पहले परेशानी थी कि हमें बहुत ध्यान से देख के पे करना पड़ रहा था कि CGST में कर रहे हैं या SGST में या IGST में, अब वो परेशानी सॉल्व हो गई है। दूसरा बहुत मेजर बेनिफिट का काम ये हुआ है कि अब सिंगल अथॉरिटी विल बी देयर for the disbursement of the refund amount, which will be sanctioned by either the center or the state authorities. And ये जो चीज है बेसिकली रिफंड अब आपको एक सिंगल अथॉरिटी से मिल जाएगा वंस सैंक्शनड। ये पहले पायलट बेसिस पे इंप्लीमेंट होगा, यानी पहले कुछ एक सेगमेंट पे इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके सक्सेस रेट के अकॉर्डिंगली बाकी जगह इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, यानी न्यू रिटर्न फाइलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ट्रायल बेसिस पे लाएंगे और इसको 1 अप्रैल 2019 से लाएंगे, यानी ट्रायल के बाद जो भी चेंजेस होंगे, जो भी मॉडिफिकेशन या सजेशंस आएंगे, अकॉर्डिंगली इम्प्रोवाइज करके उसको 1 जुलाई 2019 में कंपलसरी कर देंगे। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा एप्रीहेंशन ये आता है कि अब जब इतना टाइम हो गया है जीएसटी को आए हुए, तो हम लोग कुछ हद तक रिटर्न से फेमिलियर हो गए हैं कि 3B कैसे जानी है, 1 कैसे जानी है, 2A से मिसमैचेस कैसे करने हैं या रिकंसिलिएशन कैसे करनी है। तो अब जब ये फिर से रिटर्न का इंटरफेस प्रॉपरली चेंज कर देंगे तो कितना तो टेक्निकल सपोर्ट होगा या किस हिसाब से वो रिटर्न भरनी होगी, तो उसमें फिर से कहीं ना कहीं ट्रांजिशनल डिफिकल्टीज रहेंगी। ऑल्दो ये इजी होना चाहिए जैसा एक्सपेक्टेड है, बट किस तरह से आता है ये जब आएगा तब हम अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट है, यानी फॉर्म GSTR 9, 9A एंड 9C, इसकी डेडलाइन जो पहले 31 दिसंबर थी उसको इंक्रीज करके 31 मार्च 2019 किया गया। अब उसको और फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि हो गई है 30 जून 2019। क्योंकि काफी लोगों को परेशानियां हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी हैं ये रिटर्न्स, तो आपको टाइम भी दे दिया गया है। अकॉर्डिंगली जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज है या नेसेसरी इंटरफेस है, इतने टाइम में आपको पोर्टल पे भी वो प्रोवाइड हो जाएगा और शायद इसके फॉर्मेट्स को भी थोड़ा आसान किया जाएगा। फिलहाल इसमें कुछ क्लैरिफिकेटरी चेंजेस हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। अब पहली चीज तो है कि अमेंडमेंट्स of the headings in the forms to specify that
in return GSTR 9 and in form GSTR 9A, it would be in respect of supplies etc. made during the year and not as declared in the return. That means जो आपने रिटर्न में डिक्लेयर किया गया था पहले हमें उसको बेस लेना था, बट अब वो नहीं होगा। इंस्टेड अब जो आपने एक्चुअल में किया होगा यानी मेड ड्यूरिंग द ईयर होगा उसको हम इसमें कंसिडर करेंगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि सारी की सारी रिटर्न्स बी इट या GSTR 1 और 3B ये दोनों ही आपकी पहले फाइल होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म 9 या 9C भर पाएंगे। उससे पहले आप 9 या 9C नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स आपको पहले सारे पीरियड की रिटर्न कंप्लायंस कंप्लीट करनी होगी, उसी के बाद हम लोग एनुअल रिटर्न करवा पाएंगे। फिर बात आती है GSTR 4 कंप्लीट होनी चाहिए। It has to be filled completely for all the respective quarters before filing GSTR 9A, यानी कॉम्पोजिशन डीलर्स को भी अपनी GSTR 4 पूरी तरह से भरनी होगी ताकि वो अपनी एनुअल रिटर्न को फाइल कर सके। फिर बात आती है HSN कोड की। इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, जो फॉर्मेट है बेसिकली एनुअल रिटर्न और GST ऑडिट का। इसमें कहा गया है कि HSN कोड मे बी डिक्लेयर्ड यानी ऑप्शनल कर दिया गया है ओनली फॉर दोज इनवर्ड सप्लाईज हुज वैल्यू इंडिपेंडेंटली अकाउंट्स फॉर 10% और मोर ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। यानी सपोज कीजिए जो भी मेरा इनवर्ड सप्लाईज रहे हैं उसमें कोई एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल ऐसा है जो मेरा मेजर यूज होता है, अगर उसकी वैल्यू मेरी 10% ऑफ टोटल परचेज के से ज्यादा होती है तो उसी के HSN आपको डिक्लेयर करने होंगे अपने रिटर्न में। अदरवाइज वो आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहो तो उसके अलावा भी कर सकते हो, बट वो बेसिकली आपको करने ही होंगे। फिर बात आती है एडिशनल पेमेंट अगर आपको करनी है, यानी मे बी आपने इनपुट ज्यादा क्लेम कर लिया था, अब आपको रिवर्स करना है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए, या फिर आपने टैक्स कम पे किया था, यानी सप्लाईज तो हमने पूरी करी थी बट हमने टैक्स कम पे किया था और हमें अब जब हम एनुअल रिटर्न भर रहे हैं हमें तब पता चल रहा है तो हम कैसे टैक्स पे करेंगे। जो भी टैक्स पे इस तरह से होगा यानी डिफरेंशियल टैक्स पे होगा वो फॉर्म DRC 03 के थ्रू होगा। इसका भी हम आपके पास लाइव डेमो लेके आएंगे कि किस तरह से DRC 03 भरा जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या फॉर्मेट है, किस तरह से उसको प्रोसीड किया जाएगा, इसकी हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आपको उस पर जानकारी लेनी है तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर बात आता है कि ITC आप अवेल नहीं कर सकते हो फॉर्म 9 और 9C के थ्रू, यानी अगर आपका ITC लैप्स हो गया तो वो आप उसमें नहीं ले सकते हो। बट ITC के रेस्पेक्ट में एक और बहुत अच्छा पॉइंट है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही फेवरेबल है बिजनेस के लिए। फिर बात आती है कि ऑल द इनवॉइसेस व्हिच आर पर्टेनिंग टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वुड बी ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल A ऑफ फॉर्म 9, यानी जो भी आपके इनवॉइसेस थे वो ऑटोमेटिकली GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे यहाँ पे। फिर आपको वैल्यू ऑफ नॉन GST सप्लाई में वैल्यू ऑफ नो सप्लाई भी डालना होगा। इसके बाद वेरिफिकेशन भी आपके GSTR 9C में एज अ पार्ट इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम एनुअल रिटर्न और GST ऑडिट अब बाकी पॉइंट्स पे आते हैं, यानी जिनकी TCS की रिटर्न थी GSTR 8 वो फर्निश करने की डेडलाइन इंक्रीज कर दी गई है फॉर द मंथ्स ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2018। इसको इंक्रीज करके 31 जनवरी 2019 कर दिया है। फिर जो हमारा फॉर्म होता है फॉर्म GST ITC 04 जो कि जॉब वर्क के लिए डिटेल्स के लिए होता है बेसिकली, फॉर द पीरियड ऑफ जुलाई 2017 टिल दिसंबर 2018 इसका भी टाइम ड्यूरेशन एक्सटेंड कर दिया गया, यानी फाइलिंग डेट इसकी एक्सटेंड कर दी गई है, वो हो गई है आपकी 31 मार्च 2019। यानी जिन्होंने अभी तक अपना GST ITC 04 नहीं भरा है वो अब भर पाएंगे। सिमिलरली TCS की भी डेडलाइन इंक्रीज कर दी है। फिर बात आती है कि ITC, जो हमने कहा था कि ITC से एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे, वही पॉइंट अब डिस्कस करते हैं। ITC in relation to invoices issued by the supplier during financial year 2017-18 may be availed by the recipient till the due date for furnishing the form 3B for the month of March 2019 subject to the specified conditions। यानी जो ITC हमें पहले कहा गया था कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 का बाय मैक्सिमम सितंबर की रिटर्न तक भर दिया जाना चाहिए, यानी 20 अक्टूबर की जो डेट थी वहां तक हमें उसके 3B में फिल करके ले लेना था, उसके बाद हम लोग एलिजिबल नहीं थे। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा रिलीफ दिया है काउंसिल ने ये बात कह के कि अब आप उसको
आगे भी ले सकते हैं, यानी अपनी बाकी GSTR 3B में अगर आपका इनपुट मिस हो गया है तो आप क्लेम कर सकते हो, बट कब तक? केवल 31 मार्च 2019 तक। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इनपुट नहीं लिया था या आपका बहुत ज्यादा इनपुट लैप्स हो गया था बाई चांस, तो आप उसको यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं बहुत इजीली। ये बहुत ही बड़ा रिलीफ है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है इस टाइम पे। फिर एक और बहुत ही अच्छी बात यह है कि आपका रिफंड प्रोसीजर अब बहुत सिंपल हो जाएगा। किस तरह से आसान किया है? पहले हम लोग क्या करते थे कि RFD 1A भरा हमने ऑनलाइन, भरने के बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स वगैरह लगाते थे, फिर हम डिपार्टमेंट जाते थे, डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंगली वेरिफिकेशन होता था और बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता था कि रिफंड कैसे क्लेम किया जाए। तो बहुत हेक्टिक था, ऑन एंड ऑल क्लाइंट्स को भी परेशानी थी और प्रोफेशनल्स को भी परेशानी थी। बट अब इसका थोड़ा अच्छा सोल्यूशन आया है। क्या है सोल्यूशन, उसको देखते हैं। ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और इनवॉइसेस इन रिलेशन टू द क्लेम फॉर रिफंड इन फॉर्म GST RFD 1A, it shall be uploaded electronically on the common portal at the time of filing of the refund application itself। यानी जो भी हम डॉक्यूमेंट्स पहले हार्ड कॉपी में अटैच करके डिपार्टमेंट में जमा कराते थे, अब हमें वो सारा ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा। सो ये बहुत बड़ा रिलीफ है, पेपर वर्क भी इससे बहुत कम होगा। इसके बाद क्या कहता है, thereby obviating the need for the taxpayer to physically visit the tax office for submission of the refund application। यानी अब आपको डिपार्टमेंट नहीं जाना पड़ेगा, सारी चीज ऑनलाइन हो जाएंगी। बट ये थोड़ा टाइम लेगा जब तक आपका GST पोर्टल इसको एक्टिव नहीं कर देता, इस फैसिलिटी को। साथ ही में अब हम 1A भर पाएंगे किस अकाउंट पे? रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, अपील और एनी अदर ऑर्डर। यानी अपील में अगर आपको रिफंड मिलना है तो आप उसके लिए भी अब ऑनलाइन अब अप्लाई कर पाएंगे। टैक्स पेड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई। यानी आपने गलती से अपनी स्टेट का टैक्स पे कर दिया था, दैट मीन्स CGST और SGST आपने पे कर दिया था, बट एक्चुअल में उस ट्रांजैक्शन पे आपको पे करना था IGST, तो आप C+S का रिफंड आप क्लेम कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली। थर्ड पॉइंट आता है एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी ज्यादा जब मैंने टैक्स पे कर दिया या फिर किसी भी और प्रकार का रिफंड हम ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, प्रोवाइडेड जब तक वो GST फैसिलिटी ना प्रोवाइड कर दे GSTN। नेक्स्ट आता है कि इन केस द एप्लीकेशंस फॉर द रिफंड इन फॉर्म GST RFD 1A which are generated on the common portal except for the refund in case of excess balance in cash ledger। यानी इसके अलावा बाकी सारी रिफंड एप्लीकेशंस के केस में which have been rolled out before this functionality, यानी जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया है उससे पहले जितने भी हमने रिफंड्स अप्लाई करे हैं एक्सेप्ट फॉर एक्सेस कैश लेजर के केस में, और जो अभी तक आपने सबमिट नहीं किया है अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को, यानी विद इन 60 डेज ऑफ जनरेशन ऑफ ARN नहीं सबमिट किया है, तो डिपार्टमेंट उनको कम्युनिकेट करेगा उनके रजिस्टर्ड मेल ID पे और अकॉर्डिंगली आपको उसको प्रोसीड कराना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका रिफंड क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और रिजेक्ट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली जो भी अमाउंट आपका डिडक्ट हुआ था वो आपको रिक्रेडिट हो जाएगा। फिर आता है विंडो फॉर माइग्रेशन। पहले भी हमने अपनी पिछले वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा और रिलैक्स किया है और कहा कि जिन्होंने अभी तक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है बट पहले किया था जब एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन, अब आप उस फॉर्म यानी फॉर्म GST REG 26 को आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं और माइग्रेशन विंडो जो अब आपको प्रोवाइड की गई है वो एक्सटेंड कर दी गई है 31 जनवरी 2019 तक। फिर जो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है वो है लेट फीस का। दोस्तों, अभी तक हम लोग को क्या था कि अगर हमने रिटर्न नहीं फाइल करी है तो हम लोग को लेट फीस पे करनी पड़ रही थी। लेट फीस चाहे पहले 200 रुपए थी उसको कम करके 50 रुपए कर दी गई थी, बट कहीं ना कहीं वो बर्डन था। कई बार टेक्निकल ग्लिचेस होते थे, कई बार क्लाइंट्स भूल जाते थे, क्लाइंट की लीनियंसी आ जाती थी या फिर कई बार प्रोफेशनल के एंड पे डिले होता था। बट अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि लेट फीस कंप्लीटली वेव ऑफ, यानी जीरो हो जाएगा। 200 से पहले 50 किया और अब जीरो कर दिया। कब से कब तक? जुलाई 2017 से सितंबर 2018 तक। यानी इस दौरान जो भी रिटर्न थी, बी इट GSTR 1, बी इट GSTR 3B या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम में GSTR 4 जो है, अगर आपने टाइमली नहीं भरी है तो उसकी लेट फीस भी अब आपको माफ हो जाएगी। पर आपको ये रिटर्न कब तक भरनी होगी? अब आपको ये रिटर्न 22 दिसंबर 2018 से लेके आप 31 मार्च 2019 तक मैक्सिमम इसको फाइल कर सकते हैं। यानी यदि आपने मार्च 2019 से पहले फाइल कर दिया तो आप लेट फीस वेवर का बेनिफिट ले पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं ले पाएंगे। फिर बात आती है कि
आपने जैसा देखा होगा आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि फ्रॉड आईटीसी क्लेम किया है या फिर लोग रिटर्न नहीं भर रहे हैं, इस चलते बहुत ज्यादा नोटिसेस आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अपना एक मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसके थ्रू इन्होंने कहा कि अगर आपने 2 कंसेक्यूटिव पीरियड की रिटर्न्स नहीं भरी हैं तो आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करने दिया जाएगा, यानी आपका ई वे बिल पोर्टल जो होगा, आपका लॉगिन होगा, वहां पे भी उसको वो रोक देंगे। दैट मीन्स आप जैसे जैसे रिटर्न भरते जाएंगे अपनी 1-3B, अकॉर्डिंगली आपको ई वे बिल का भी एक्सेस मिलता रहेगा। लेकिन सपोज 2 कॉन्टिन्यूअस महीने का अगर आपने नहीं भरा है 1 या 3B, तो आपका ई वे बिल का एक्सेस भी डिनाई हो जाएगा। फिर आपकी कुछ और क्लैरिफिकेशंस और आएंगी रिफंड रिलेटेड मैटर्स पे भी। और सबसे बड़ा मैटर जो है वो ये है कि जो हमारे अमेंडमेंट बिल्स पास हुए थे, अमेंडमेंट एक्ट बन गए थे, जिसका चेंजेस हमने डिस्कस भी किए थे अपनी सेपरेट वीडियो में, वो अब एप्लीकेबल होने जा रहे हैं। एप्लीकेबल होंगे वो 1 फरवरी 2019 से, यानी आपको उससे पहले इन प्रोविजंस के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, उन प्रोविजंस को जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, जहां पे हमने अमेंडमेंट के रेस्पेक्ट में ईच एंड एवरी डिटेल हमने डिस्कस करी है। कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो और डिस्कस हुए हैं बट वो अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं। वो मैटर्स क्या है कि कॉम्पोजिशन स्कीम अभी तक ट्रेडर्स को है, मैन्युफैक्चरर्स को है या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को है, बट जो बाकी स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो इस चलते वहां पे रेवेन्यू जो आ रहा है गवर्नमेंट को वो कम आ रहा है सर्विस सेक्टर से। सो गवर्नमेंट व्हाट इट वांट्स इज कि कुछ ना कुछ कॉम्पोजिशन स्कीम टाइप सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी लाई जाए, उनके लिए भी एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड डिफाइन की जाए और अकॉर्डिंगली उनको बेनिफिट दिया जाए। तो मे बी नेक्स्ट जब काउंसिल मीटिंग होगी तो इसको डिस्कस किया जाएगा। सेकंड एजेंडा था कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट अभी हमारी है 20 लाख की, इसके ऊपर भी कुछ डिस्कशंस होंगी कि क्या ये 20 लाख का ही लिमिट रहना चाहिए या फिर इसको एक्सीड करना चाहिए या कम करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन रेवेन्यू बेस, इसके ऊपर भी डिसीजन आएगा। फिर बात आती है लॉटरीज के रिस्पेक्ट में और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम थी कि अगर आप बना बनाया फ्लैट लेते हैं तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है, वो स्टैम्प ड्यूटी में कवर होके जीएसटी से बाहर हो जाती है, यानी उस पे जीएसटी नहीं लगता है जब हम बनी हुई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। लेकिन जब हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमारे पे टैक्स लगता था जीएसटी का। अब जब जीएसटी का टैक्स लगता था तो जो बायर्स हैं उनको लगा कि यहाँ पे हम लोग को बेनिफिट नहीं मिला, इवन व्हेन आईटीसी के लिए एलिजिबल होते थे बिल्डर्स। तो इस चीज पे भी दोबारा पॉन्डर किया जाएगा ताकि जो बायर्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज में डिफरेंस ना रखें और वहां पे जो डिमांड का वेरिएंस है उस चीज को भी कम किया जाएगा। अब दोस्तों कुछ रेट चेंजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो मेजर रेट चेंजेस हैं, यानी जो ओवरऑल हम लोग को सबको इम्पैक्ट करेगा। पहली चीज कि हम लोग जैसे सभी मूवीज के शौकीन होते हैं तो मूवीज सेगमेंट में आपको बेनिफिट मिला है, यानी पहले जो सिनेमा टिकट्स अबव 100 रुपीज की होती थी उस पे टैक्स था 28%, अब वो घटकर 18% हो गया है। और जिन टिकट्स का प्राइस 100 से कम था वो पहले जो 18% में कवर थी अब वो 12% में आ गई है। फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो था इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स कैरिंग व्हीकल्स वो भी कम हो गया है, 18 से 12% की कैटेगरी में आ गया है। इस तरह से और भी बहुत सारी एग्जेम्पशंस है बट हम मेन डिस्कस कर रहे हैं। फिर कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो हमारे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर हुए हैं, जैसे कि सिक्योरिटी सर्विसेज, यानी सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट the government department which has taken the registration of TDS and entities registered under composition scheme। यानी जिस तरह से हमारा सर्विस टैक्स में बेसिकली मैन पावर सप्लाई हमारा रिवर्स चार्ज में आता था, तो कुछ इसी तरह का दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल में। और एक और बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन है वो ये है कि टू क्लैरिफाई दैट GST is exempt on supply of food and drinks by an educational institution when provided by the institution itself to its students, facility staff and is leviable to GST of 5% when provided by any other person based on the contract arrangement। यानी स्कूल्स में जितने भी कैंटीन्स हैं यदि स्कूल खुद ही प्रोवाइड कर रहा है स्टाफ को तो वो एग्जेम्प्ट हो गया है, बट अगर उसने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कैंटीन्स वगैरह चला रहे हैं तो उस केस में रेट कम होके वो 5% हो गया है। बाकी दोस्तों और रेट चेंजेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए PDF लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। ये सभी नोटिफिकेशन जो मैंने रीड करी हैं, जो प्रेस रिलीज अभी आए हैं, ये भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उम्मीद करती हूं आपको ये वेबिनार अच्छा लगा होगा और आप हमें इस तरह से देखते रहेंगे। धन्यवाद।